हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो इसके लिए हरियाणा बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं जिनको आप सोल्व करके परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि कैसा पेपर वार्षिक परीक्षा में आता है और किस तरह का डिज़ाइन होता है पेपर का, कितने मार्क्स का पेपर होता है, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको वार्षिक परीक्षा देने में बिल्कुल भी भय महसूस ना हो, कुछ नया नया नहीं लगे। तो इन प्रैक्टिस पेपर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। तो हम इस पेपर को सोल्व करते हैं। तो यह है क्लास 10th का विज्ञान का पेपर। तो हम इस वीडियो में इसे हिंदी मीडियम में सोल्व करेंगे। पेपर का कोड है ए, मतलब इसी तरह का पेपर फाइनल एग्जाम में आता है, वार्षिक परीक्षा में इसी तरह का पेपर आता है। यहाँ पर लिखा होगा क्लास 10th सेकेंडरी और कोड लिखा होगा पेपर का। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। यह है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही है। और एकेडमिक या फिर ओपन वालों के लिए भी यही पेपर आएगा। टाइम है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 मार्क्स का ये पेपर आता है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ संख्या 16 है। 16 पेजों का ये पेपर है और इसमें 30 प्रश्न होंगे। तो आप जब परीक्षा में बैठें तो आपको ये देख लेना है कि आपके पेपर में 16 प्रश्न हैं और उनमें 30 प्रश्न हैं या नहीं है। अगर कुछ कम हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनर हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश में लिख रखा है। प्लीज मेक श्योर दैट द प्रिंटेड पेजेस इन दिस क्वेश्चन आर 16 इन नंबर एंड इट कंटेन्स 30 क्वेश्चंस। प्रश्न पत्र के दाईं ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर लिखा जाना है। प्रश्न पत्र में राइट हैंड साइड में यहाँ पर कोड लिखा होता है। ये देखिए कोड लिख रखा ए, तो इसको आपको जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें लिखना है। किसी प्रश्न का उत्तर देना शुरू करने से पहले उसका क्रमांक लिखना होगा। किसी भी प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर है या दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इस तरह से। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में खाली पन्ना न छोड़ें। बीच में खाली पन्ना आपको नहीं छोड़ना है। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य सीट नहीं दी जाएगी, अतः आवश्यकता अनुसार ही लिखें और लिखे उत्तर को न काटें। मतलब बहुत सारे पेजेज होते हैं वैसे तो उत्तर पुस्तिका में, आप सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पेज नहीं दिए जाएंगे, इसलिए ये नहीं है कि एक प्रश्न की यार काट दिया फिर और लिखने लगे। ऐसे उत्तर को ना काटें, वेस्ट ना करें मतलब पेजेज को। उसके बाद परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नंबर यहाँ पर प्रश्न पत्र पर, यहाँ पर रोल नंबर आप जरूर लिखें। कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र पूर्ण है व सही है। प्रश्न पत्र में 16 पेजेज होने चाहिए, तो एक बार देख लें कि 16 पेजेज हैं या नहीं है। परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा अगर खत्म होगी तो उसके बाद आप कहोगे कि मेरे प्रश्न पत्र में तो पेजेज कम थे, तो फिर उसके बाद आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। अगर प्रश्न पत्र की संख्या पूरी नहीं है, 16 पेजेज नहीं है, तो आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर से बात कर सकते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये सामान्य निर्देश दे रखे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प लिखें। जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनके सही विकल्प लिखें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। सभी प्रश्नों के अंक की 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, उसके सामने लिख रखे हैं। तो ये है खंड ए, मतलब प्रश्न के इस प्रश्न के 3 भाग हैं। सेक्शन ए है पहले, खंड ए, जिसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे, फिजिक्स के। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस में आँख में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो इसका सही उत्तर है मोतियाबिंद। इसमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑप्शन है ए है 0 होता है, बी है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका उत्तर आएगा डी। उसके बाद है
प्रश्न नंबर 3, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक डैश है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक मतलब बड़े लेवल पे मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। उसके बाद है तार संधि का प्रतीक बनाइए। तार संधि का प्रतीक देखिए ऐसे बन जाता है। यहाँ पर एक तार से अगर दूसरी तार जोड़नी होती है तो ये तार संधि होती है, इसका प्रतीक ऐसे बनाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए ये अभिकथन, प्रकाश रेटिना से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, और दूसरा ये कारण है। ये मतलब जो प्रश्न है उसके 2 कथन है, एक तो अभिकथन है ए और कारण आर है। तो ये अभिकथन ए दे रखा है, प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। कारण बता रखा है, आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये मतलब कथन है और ये इसका कारण लिखा है। अब इसमें सही क्या है, ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो हमें इनमें से देखना कौन सा सही है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो उत्तर आएगा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। मतलब ये तो असत्य है ये और ये सत्य है, क्योंकि प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश नहीं करता है। आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद प्रश्न 6 है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए ये अथवा भी दे रखा है, मतलब चाहे तो आप ये प्रश्न करें चाहे आप ये वाला प्रश्न करें। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक करना है, और किसी भी प्रश्न को करोगे उसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं चाहे आप ये भी कर सकते हैं। तो पहले हम पहले वाले का उत्तर देखते हैं कि क्या होगा, कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। उत्तर 6, चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ कैसा है। तो ये है छठे क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है ये। और हमें 2 प्रश्न दिए हैं उनमें से एक करना है। तो और मतलब अगर आप पहला प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर ये लिखेंगे, और अगर उसमें से दूसरा वाला पार्ट करेंगे तो फिर ये वाला उत्तर लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास है ये, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है। मतलब श्रेणी क्रम में हम संयोजित करेंगे, उसकी जगह वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में अगर संयोजित करते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं। ए है, पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरण वोल्टेज के विभक्त नहीं होने के कारण सुचारू रूप से कार्य करते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित उपकरणों में से किसी एक के खराब होने की स्थिति में भी अन्य उपकरण कुशलता से कार्य करते हैं। अगर पार्श्व क्रम में हम उपकरणों को जोड़ते हैं और उसमें से कोई एक खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण कुशलता से कार्य करते रहते हैं। पॉइंट सी है, पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरणों के लिए अलग अलग स्विच लगाया जा सकता है। पंखे के लिए अलग, बल्ब के लिए अलग, ट्यूबलाइट के लिए अलग, ताकि आवश्यकता अनुसार किसी को भी ऑन या ऑफ किया जा सकता है। देखिए जो लड़ियाँ होती हैं जो हम दिवाली पर लगाते हैं उनमें श्रेणी में ही सभी जुड़ी होती हैं, तो इसलिए वो एक ही स्विच से सभी जल जाती हैं, और उनमें से अगर एक भी खराब हो जाती है तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। तो ये एक नुकसान है श्रेणी क्रम में जोड़ने का। तो पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरणों के लिए अलग अलग स्विच लगाया जा सकता है, ताकि हम मान लो इस लाइट को बुझाना चाहें तो इसको आराम से बुझा दें, इसको बुझाना चाहें तो इसे बुझा सकते हैं। या फिर इनमें से एक खराब हो जाती है तो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर स्विच अलग अलग लगाया जा सकता है, ताकि आवश्यकता अनुसार किसी को भी ऑन या ऑफ किया जा सकता है। डी पॉइंट है, विद्युत परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध पार्श्व क्रम संयोजित सभी उपकरणों के प्रतिरोध के योग से कम होता है।
अतः विद्युत उपकरणों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर बिजली की खपत कम होती है। विद्युत परिपथ में जो पार्श्व क्रम संयोजन होता है उसमें जो सभी उपकरण होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है उसका जोड़ कम होता है। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उसका योग ज़्यादा होता है और पार्श्व क्रम में प्रतिरोध का योग कम होता है, इसलिए बिजली की खपत भी पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कम होती है। इन प्रश्नों में आप चाहे तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, चाहे इसका उत्तर लिख सकते हैं। किसी का भी उत्तर लिखेंगे तो 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद है प्रश्न 7 है 4 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है f बराबर -4 मीटर। अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में लिखते हैं, तो f बराबर है -4 मीटर। उसके बाद लेंस की क्षमता P निकालते हैं और जो P होती है वो होती है 1/f। तो ये आ गई है P बराबर 1/4। तो यहाँ पर आ गई है 1/4 लिख देंगे और इसके बाद ये आ जाएगा 5D, यहाँ पर माइनस का निशान, ये उत्तर आ जाएगा। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए निर्धारित चिन्ह परिपाटी लिखिए। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए निर्धारित चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो ये है उत्तर। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। बिंब को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी जो प्रकाश है वो बाईं ओर से आपतित होता है। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष जो होता है उसके समांतर जो सभी दूरियां होंगी वो ध्रुव से मापी जाएंगी। उसके बाद मूल बिंदु के दाईं ओर जमा एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर जो दूरियां मापी जाती है वो धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत अथवा ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। उसके बाद है प्रश्न 9, मानव नेत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव नेत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो ये बना दिया है मानव नेत्र का नामांकित आरेख। प्रश्न जो 9 है, प्रश्न 9 का उत्तर है ये। यहाँ पर देखिए ये है आँख का चित्र। यहाँ पर क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छमंडल, काचाभ द्रव, दृक तंत्रिका, दृष्टिपटल और पक्षमापी पेशियाँ। तो इस तरह से चित्र आप इस तरह से मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है और इसके मार्क्स हैं 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्रश्न 10 है निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम का नाम व परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम, उसका नाम लिखना है और परिभाषा भी लिखनी है। तो पहला क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक तो इसका नियम कौन सा है उसका नाम और परिभाषा लिखिए, और दूसरा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। इस नियम का भी नाम लिखना और परिभाषा लिखनी। तो पहले का हम देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका कौन सा नियम है और क्या परिभाषा है। देखिए इसका नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये इसका नाम है नियम का। और ये होता क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहता है कि यदि कोई अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मतलब अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। और दूसरा जो नियम है वो है फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। जब बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब जो हमारा बायां हाथ है उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब यदि
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा या फिर चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यह फ्लेमिंग वामहस्त नियम, ये दोनों नियम हैं। और ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर का है। ये दोनों नियम लिखने हैं और दोनों नियमों के नाम लिखने हैं और 5 अंक आपको इन दोनों को लिखने पर मिलेंगे। एक अगर लिखोगे तो 2.5 अंक मिलेंगे, दोनों लिख दोगे तो 5 अंक मिलेंगे। अब देखिए ये जो प्रश्न 10 है इसमें या तो ये दोनों करने हैं, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, या फिर आपको अथवा, यहाँ पर अथवा, या फिर आपको ये प्रश्न करना है। ये कोई भी प्रश्न करेंगे उसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो प्रश्न है, किसी वृत्ताकार पास में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। ऐसा क्यों है कि n फेरों की किसी वृत्ताकार कुंडली से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे द्वारा उसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का n गुना होता है। किसी वृत्ताकार पास में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। पहले तो ये आरेख खींचना है। ऐसा क्यों है कि n फेरों की किसी वृत्ताकार कुंडली से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे द्वारा उसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का n गुना होता है। यहाँ पर है इसका उत्तर। धारा ले जाने वाले वृत्ताकार लूप के प्रत्येक बिंदु पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेंद्रित वृत्त बड़े और बड़े होते जाते हैं क्योंकि हम तार से दूर चले जाते हैं। इसी में एक और प्रश्न पूछा था, लूप के केंद्र में क्षेत्र सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर ये देखिए ये बना दिया है चित्र। ये देखिए यहाँ पर लिखा था किसी वृत्ताकार पास में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। ये चुंबकीय क्षेत्र का आरेख बना दिया है और ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर दे दिया है। अब उसके आगे भी एक प्रश्न पूछा था, यदि n मोड़ वाला एक वृत्ताकार कुंडलन है तो उत्पादित क्षेत्र एकल मोड़ द्वारा उत्पादित क्षेत्र से n गुना बड़ा होता है। तो इसका उत्तर है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक वृत्ताकार मोड़ में धारा की दिशा समान होती है। प्रत्येक वृत्ताकार मोड़ में धारा की दिशा समान होती है और मोड़ के कारण उत्पादित क्षेत्र बढ़ता जाता है। इस प्रश्न में चाहे तो आप ये वाला हल कर दें, चाहे फिर आप ये वाला हल कर दें। इन दोनों के ही 5 अंक मिलेंगे। कोई भी एक हल करना है, दोनों नहीं करने हैं। और जो अच्छे से आता हो उसी को हल करें और 5 अंक इसके मिलेंगे। तो अब आ गया है खंड ब सेक्शन बी। इसमें होंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्न। तो प्रश्न 11 से ये शुरू होते हैं केमिस्ट्री के। और चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। चूना पत्थर का जब ऊष्मीय वियोजन होता है तो निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है बिना बुझा चूना, तीसरा है चूने का पानी और चौथा है बुझा हुआ चूना। चूना पत्थर में ऊष्मीय वियोजन द्वारा निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चूना उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। उसके बाद प्रश्न 12 है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इनके जलीय विलयनों को अगर मिलाएंगे, मतलब इनके घोलों को अगर मिलाएंगे, विलयनों को मिलाएंगे तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन है अपघटन, संयोजन, अवक्षेपण और विस्थापन। तो ये अवक्षेपण प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। प्रश्न 13 है, इमली में डैश अम्ल होता है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, आपको पता होगा टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद एक धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है। उसके बाद है प्रश्न 15, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, एक तो अभिकथन है और दूसरा उसका कारण दे रखा है। प्रश्न के नीचे दिए हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। अभिकथन है साबुन कठोर जल के साथ स्कम बनाता है। साबुन कठोर जल के साथ स्कम बनाता है और कारण दे रखा है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो ए
व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें उत्तर आएगा ए। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मतलब साबुन कठोर जल के साथ स्कम बनाता है। कठोर जल के साथ अगर साबुन का यूज किया जाता है तो स्कम बनाता है। और इसका कारण क्या है? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसलिए कठोर जल के साथ साबुन स्कम बनाता है। तो ये इसका उत्तर आएगा ए। दोनों ही सही है। उसके बाद प्रश्न 16 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर समान होती है तो समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। मतलब क्रिया करने वाले और क्रिया करने के बाद जो तत्व बनते हैं उनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो दोनों तरफ, मतलब तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ अगर समान होती है तो समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसमें क्रिया करने वाले पदार्थ और क्रिया करने के बाद में जो पदार्थ बनते हैं उनका द्रव्यमान ना तो घटता है ना बढ़ता है, बराबर रहता है। तो ये है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसमें आप उत्तर लिखेंगे जिसके आपको अंक मिलेंगे 2। उसके बाद है प्रश्न 17, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? ज़्यादातर ईंधन के रूप में कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका इष्टतम प्रज्वलन तापमान होता है और उच्च ऊष्मीय मान होता है। इसका ज्वलन ताप जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है, सही होता है। और जब इसको जलाया जाता है तो इससे बहुत सारी ऊष्मा मिलती है, काफ़ी ऊष्मा मिलती है। इसलिए कार्बन जो होता है या फिर कार्बन के यौगिक होते हैं उनको ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है प्रश्न 18, परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए लेनी है और बी लेनी है, उसमें मैग्नीशियम की पट्टी डालनी है। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और परखनली बी में एसिटिक एसिड लेना है। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। दोनों जो अम्ल हैं उनकी मात्रा और सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी? तो जो धातु होती है वो अम्लों के साथ काफ़ी तेज़ी से प्रक्रिया करती है। यहाँ पर उत्तर है, धातु के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया अम्ल की ताकत पर निर्भर करती है। धातु के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया क्या होती है वो डिपेंड करती है अम्ल कितना ताकतवर है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए यह धातु के साथ जोरदार प्रतिक्रिया देगा और बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। इस प्रश्न का उत्तर लिखने पर हमें मिलेंगे 3 मार्क्स। उसके बाद प्रश्न 19 है, निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को खींचें। ये दे रखे हैं यौगिक और इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचनी है और इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमें मिलेंगे 3 अंक, एक इसका और एक इसका और एक इसका। तो यहाँ पर ये देखिए मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींच दी है। उसके बाद है ये एथीन और ये है मैथेनल। ये मैथेनल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। 19वें प्रश्न में ऑप्शन दे रखा है, या तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचनी है या फिर ये जो यौगिक हैं ये दे रखे हैं, इन यौगिकों का नामकरण करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ब्रोमीन, ये है इथेन, तो इसका आ जाएगा ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन यहाँ पर 1 2 3, तो ये है प्रोपेनॉन है। यहाँ पर 1 2 और ये एल्डिहाइड है तो ये है इथेनल। तो ये हमने इन यौगिकों के नामकरण कर दिए हैं। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें या इससे पहले वाला ऑप्शन करें, इनमें से
प्रत्येक के आपको 3 अंक मिलेंगे। हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। संक्षारण क्या है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। उन 4 विधियों के नाम बताइए जिनका उपयोग संक्षारण को रोकने के लिए किया जा सकता है। तो भाई कोरोजन, तो देखिए जो मेटल होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को कोरोजन बोला जाता है। तो इसके 2 उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है या फिर जो तांबा होता है उसको ऐसे रख देते हैं तो ख़राब हो जाता है। उन 4 विधियों के नाम लिखिए जिनके उपयोग से संक्षारण को रोका जा सकता है। तो कोरोजन से किस तरह से रोका जा सकता है, ये 4 विधियां बतानी हैं, जैसे पेंट वगैरह करके, ग्रीस लगाकर या विद्युत लेपन करके। तो हम इसका उत्तर देखते हैं संक्षारण क्या है और उसके 2 उदाहरण देखते हैं, 4 विधियां भी देखते हैं। तो पहले तो इसका उत्तर है संक्षारण क्या है। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे जंग लग जाती है, लोहे पर जंग लगती है, या जो तांबा होता है उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है वायुमंडल में तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, चांदी भी काली पड़ जाती है। तो ये सब धातु का वायुमंडल के संपर्क में आने से होता है। वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं या ऑक्सीजन होती है और नमी होती है, उससे ये क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण बोला जाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लग जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। ये होता है संक्षारण के कारण। तो संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है? संक्षारण से सुरक्षा पेंट करके, जैसे हम लोहे पर पेंट कर देते हैं, तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगाकर, या सदलेपन, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, क्रोमियम की परत भी चढ़ा दी जाती है, एनोडीकरण भी किया जाता है, मिश्र धातु बनाकर भी किया जा सकता है। जैसे स्टील जो होती है वो मिश्र धातु होती है, उस पर जंग नहीं लगती है। तो इस तरह से ये 4 विधियां हैं जिससे संक्षारण को रोका जा सकता है। 20वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन है अथवा। तो यहाँ पर या तो आप ये वाला प्रश्न करेंगे, इस वाले प्रश्न का उत्तर देंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे, या फिर इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तब भी 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन इनमें से एक ही करना है, जो आपको सही लगे, ज़्यादा अच्छे से आता है वो आप सोल्व कर दें। तो वैद्युत संयोजक यौगिक क्या है, उनके गुण धर्मों को स्पष्ट कीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इसका उत्तर है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। धातु के इलेक्ट्रॉन जब अधातु में स्थानांतरित हो जाते हैं तो जो यौगिक बनता है उसे वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। भौतिक प्रकृति, उसकी क्या भौतिक प्रकृति होती है? धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। धन और ऋण आयन के बीच में जो आकर्षण बल बनता है वो काफ़ी मजबूत होता है और इसके कारण जो आयनिक यौगिक बनते हैं वो ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, थोड़ा सा दाब डालने पर ये टुकड़ों में बिखर जाते हैं। इनका जो गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। ये जल्दी से गलते नहीं, मेल्ट नहीं होते जल्दी से, और क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनके अंदर जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इनका जो क्वथनांक है वो और गलनांक काफ़ी अधिक होता है। उसके बाद इनकी घुलनशीलता कैसी होती है? वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में ये अविलेय होते हैं। ये जल में तो घुलनशील होते हैं लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता कैसी होती है? मतलब इसमें करंट आता है या नहीं आता है? किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। विद्युत चालन के लिए आवेशित कण होते हैं, उनकी गतिशीलता जरूरी होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। अब हम आ जाते हैं खंड 6 में, यानी सेक्शन सी में जीव विज्ञान। तो प्रश्न 21 है,
कोशिका में ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य और राइबोसोम। तो उत्तर आएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका में ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है? ऑप्शन है एब्सेसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो एब्सेसिक अम्ल जो होता है उसके कारण पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं ओजोन के अणु। उसके बाद है जैविक आवर्धन क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हुए रसायनों की जो सांद्रता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उसे बोलते हैं जैविक आवर्धन। तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे, खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हुए रसायनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, तो उसको जैविक आवर्धन कहते हैं। इसका मिलेगा 1 अंक। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, एक है अभिकथन और दूसरा है कारण। मतलब एक तो कथन दे रखा है, दूसरा कारण दे रखा है। तो ये कथन है पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते हैं, और इसका कारण है पपीते के पौधों में केवल एक लिंगी फूल होते हैं। तो इसमें से हमें ये बताना है कि ये ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? तो अभिकथन है पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते, ये तो सही है क्योंकि सभी पौधे फल नहीं देते हैं। पपीते के पौधों में केवल एक लिंगी फूल होते हैं। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर आएगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं। पपीते के पौधों में केवल एक लिंगी फूल होते हैं, ये भी सही है, और पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते हैं तथा आर ए की सही व्याख्या। तो इसका उत्तर आएगा ए। उसके बाद प्रश्न 26 है, संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? कि जो संतान होती है उसमें नर और मादा जनक जो होते हैं उनके द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित होती है? उत्तर है संतान में पुरुष और महिला माता पिता का समान आनुवांशिक योगदान प्रत्येक माता पिता के गुणसूत्र की समान विरासत द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। मानव में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें 22 जोड़े अलिंग होते हैं और 1 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। और युग्मक गठन अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि अगुणित युग्मक का उत्पादन होता है। एक अगुणित शुक्राणु एक द्विगुणित युग्मनज का उत्पादन करने के लिए एक अगुणित डिंब के साथ संलयन करता है। युग्मनज प्रत्येक माता पिता के से समान मात्रा में आनुवांशिक सामग्री प्राप्त करता है और इस प्रकार निषेचन पर द्विगुणित प्रकृति को बरकरार रखा जाता है। अब देखिए इन दोनों में इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर अथवा है। लक्षणों की वंशागति के लिए नियम किसने दिए? लक्षणों की जो वंशागति है उसके नियम किसने दिए? उनके परीक्षणों के लिए अध्ययन किए गए जीव का नाम लिखिए। देखिए लक्षणों की वंशागति का नियम वो ग्रेगर मेंडल ने दिया है, और इसका जो अध्ययन किया है वो मटर के पौधों द्वारा अध्ययन किया गया है। मटर के पौधों पर अपने अध्ययन के माध्यम से विरासत के मूल सिद्धांतों को उजागर किया। इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक करेंगे, तो इनमें से चाहे तो आप इसे सोल्व करें चाहे आप इसे सोल्व करें, किसी को भी सोल्व करेंगे तो 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न 27 है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण में O2 ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। दूसरा है,
पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा जल जो होता है उसको ना वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं, ये उससे छुटकारा पाया जाता है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। और तीसरा है पौधों में निष्क्रिय जो पत्तियां होती है समय समय पर अलग होती रहती हैं, जिनमें अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। समय समय पर पत्तियों को भी गिराती रहती हैं, जिनसे अपशिष्ट उत्पाद भी गिर जाते हैं। पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में भी विशेष रूप में पुराने जाइलम में संचित होते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में भी संचित होते रहते हैं। तो इस तरह से जो पौधे होते हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इस तरह से उत्सर्जित होते रहते हैं। उसके बाद एड्रेनलिन हार्मोन के स्रोत ग्रंथि का नाम लिखो। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती हैं। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, तो इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है और रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कम कर देता है और श्वसन दर बढ़ जाती है। जब एड्रेनलिन हार्मोन उत्पन्न होता है और हमारे रुधिर में स्रावित होता है तो ये जो मैंने बताई है ये अनुक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के मिलेंगे 3 अंक। उसके बाद प्रश्न आता है पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित आरेख बनाइए। पत्ती की जो अनुप्रस्थ काट है उसका चित्र बनाना है और उसके जो भाग है उनको नामांकित करना है। और इसमें ऑप्शन है मानव हृदय का नामांकित चित्र भी बना सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी करेंगे उसके 3 अंक आपको मिलेंगे दोनों। यहाँ पर ये बना दी है पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये लेबल कर दिया है। इसके जो भाग हैं इनका ये नाम लिख दिया है और ये बना दिया है हृदय का नामांकित चित्र, मानव हृदय का नामांकित चित्र, और ये इनके नाम लिख दिए हैं, जो भाग हैं उनके नाम लिख दिए हैं। तो इस तरह से आपको इनको प्रैक्टिस कर करके देखना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ये चित्र जो आते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद प्रश्न 30 है जो कि इस पेपर का आखिरी प्रश्न है। एकल जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों को स्पष्ट कीजिए। एकल जीव कैसे प्रजनन करते हैं उनकी 5 विधियों को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसमें ऑप्शन भी है गर्भ निरोधन क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से कोई भी एक प्रश्न है उसका उत्तर देना है तो अंक मिलेंगे 5। इसको करोगे तब भी 5 मिलेंगे, इसको करोगे तब भी 5 मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जो एकल जीव है उसमें प्रजनन होता है, उसकी पहली विधि है विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ के कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 प्रकार भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे अमीबा में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। और दूसरी विधि है खंडन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरो वगैरह सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े फिर बड़े होकर नए जीव बन जाते हैं। उसके बाद है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन बोला जाता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इनके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा या प्लेनेरिया। उसके बाद आता है मुकुलन विधि आती है। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। उसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन
ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। मतलब बीजों से नहीं, ये किस या तो जड़ से या तने से या पत्तियों से ही दूसरे पौधे बन जाते हैं। तो अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम या रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद छठी जो विधि आती है, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं जैसे राइजोपस के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह से संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। तो ये 6 विधियां हैं, इनमें से आप कोई भी 5 लिख देना। उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हम देख लेते हैं। जो अथवा में गर्भ निरोधन क्या है, इसका उत्तर देखते हैं। गर्भ निरोधन एक विधि को संदर्भित करता है जिसमें गर्भाशय को रोकने के लिए अपनाया जा सकता है। एक तो यांत्रिक अवरोध, इस विधि में युग्मक के संलयन को अवरुद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए कंडोम से शिश्न को ढकना शुक्राणुओं को अंड कोशिकाओं तक पहुंचाने में रोकता है। इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है, यौन संचारित रोगों से संचरण को रोकता है। दूसरा है हार्मोन असंतुलन। हार्मोनल असंतुलन पैदा करने के लिए गोलियों का उपयोग गर्भ निरोधक विधि के रूप में कार्य कर सकता है। यह अंड के बनने को रोकता है और निषेचन नहीं हो सकता। इसके दुष्प्रभाव होते हैं। गर्भाशय युक्तियाँ जैसे कि लूप अथवा कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। शल्य क्रिया तकनीक, यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनियाँ अथवा फैलोपियन नालिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ तक ये पूरा पेपर हमने हल कर लिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा भी देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पेपर आप एक बार सोल्व करो। पहले आप फिजिक्स का कर लेना, फिर केमिस्ट्री का कर लेना, उसके बाद बायोलॉजी का कर लेना ऐसे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ऐसे ही पेपर फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको ये सब टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे और पता लग गया होगा कि वार्षिक परीक्षा में कैसा पेपर आता है और कैसे कैसे अंक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये वीडियो आप बार बार ज़रूर देखना। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में ज़रूर आ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में दूसरा सेट सोल्व करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।